हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टोयोटा लैंड क्रूजर की सवारी करेंगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होगी इनोवा हाई क्रॉस, भी जारी हुआ आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब टोयोटा लैंड क्रूजर 300 जीआर स्पोर्ट्स कार की सवारी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के कारकेड में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री को पूर्व में उपलब्ध कराए गए वाहन BMW मॉडल 520D को नीलाम कर राशि कोषागार में जमा की जाएगी। झारखंड भवन नई दिल्ली में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक संवर्ग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताते चलें कि अलका तिवारी संवर्ग समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास विभाग के सचिव सदस्य हैं। इससे पहले झारखंड के कैबिनेट और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने BMW 520D खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल सीएम फ्लीट के लिए किया जाता है। बता दें कि 2020 में BMW 520D को सीएम फ्लीट में शामिल किया था। विधानसभा में भी गरमाया गैंगस्टर के इनकाउंटर का मुद्दा। विधायक सरयू राय ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया गया है। इस मामले की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई पड़ी है। जदयू विधायक सरयू राय ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी सदन में रखनी चाहिए। सदन में जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय ने कहा कि अपराधी अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस घटना की सरकार को सदन में पूरी जानकारी देनी चाहिए। मामले पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि झारखंड में कानून का राज्य है, पुलिस अपने तरीके से लड़ रही है। मंत्री सोनू ने कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाना गलत नहीं है। जो कानून व्यवस्था से बड़े बनेंगे उससे हमारी पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी। आपको बता दें कि झारखंड में कई बड़े मामले में अमन साव का नाम जुड़ा था। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रीगण तथा सत्ता और विपक्ष के विधायकगण शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने फूलों की बारिश और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंगों और उत्सव का पर्व है जो आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का संदेश देता है। उन्होंने कामना की कि राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पर्व मनाएं। होली मिलन समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। विधानसभा परिसर में रंग बिरंगे फूलों की वर्षा के साथ खुशी और भाईचारे का माहौल बना। होली पर डबल खुशी। हेमंत सरकार के इस आदेश से राज्य कर्मियों की खुशियां हो गई डबल। अब बेफिक्र होकर मनाइए होली। होली पर इस बार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। हेमंत सरकार ने इस बार होली पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पहले 14 मार्च को ही सिर्फ छुट्टी थी, लेकिन अब 14 मार्च के साथ साथ 15 मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के इस आदेश के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन की छुट्टी कर्मचारियों की हो जाएगी। सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पहले सिर्फ शुक्रवार यानी 14 मार्च को ही छुट्टी का आदेश था, लेकिन इस बार होली 2 दिन 14 और 15 मार्च को होगी। 15 मार्च दोनों दिन मनाया जाना है, लिहाजा 2 तारीखों में होली का त्योहार देखकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 14 मार्च 2025 के साथ साथ 15 मार्च 2025 को भी छुट्टी रहेगी। होली पर शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर। बिना दारू मनानी पड़ेगी इस बार होली। हेमंत सरकार के छुट्टी आदेश से मच गई खलबली। इस बार होली बिना दारू के मनाना पड़ेगा,
क्योंकि राज्य सरकार ने छुट्टी का नया आदेश जारी कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने 14 मार्च के साथ साथ अब 15 मार्च को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। लिहाजा 2 तारीखों में होली का त्योहार देखकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 14 मार्च 2025 के साथ साथ 15 मार्च को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। 2025 को भी शराब दुकानें बंद रहेगी, इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब शराब दुकान भी 2 दिन बंद रहेंगे। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री पर रोक को लेकर भी सभी जिलों को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसे लेकर जिला स्तर पर लगातार छापामारी की जा रही है। हाल के दिनों में जिलों में अवैध शराब भी पकड़ी गई है। रांची, झारखंड में इस वर्ष होली में रिकॉर्ड शराब की बिक्री का अनुमान है। इस वर्ष यह 100 करोड़ के पार जाने की संभावना है। पिछले वर्ष होली के मौके पर 3 दिनों में लगभग 92 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। वर्ष 2023 में लगभग 70 करोड़ की शराब की बिक्री राज्य में हुई थी। पिछले वर्ष सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई थी। रांची में लगभग 13 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इसके बाद धनबाद और हजारीबाग में सबसे अधिक बिक्री हुई है। इस वर्ष भी इन जिलों में सबसे अधिक शराब बिक्री का अनुमान है। स्टूडेंट्स मुफ्त में करेंगे यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी। झारखंड में खुलेंगे फ्री कोचिंग संस्थान। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार अब अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार मुफ्त में तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थान खोलेगी। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहां विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही यहां रहने की व्यवस्था भी होगी। वहीं सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक और छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,79,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल बंद करवाया। हमारी सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। सरकार घोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी। वहीं 10 विद्यार्थी पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के कैंटीन के खाने में मिला कीड़ा, विधायकों के सहायकों ने की शिकायत, मच गया बवाल। इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नाम सभी विधायकों के निजी सहायकों ने एक पत्र लिखा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पत्र लिखा है कि सदन में शुक्रवार को जब सभी खाना खा रहे थे तब उनके मटन में कीड़ा निकला था। इसके साथ ही कावेरी होटल के मैनेजर के पास भी शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा सही से व्यवहार नहीं किया। बता दें कि कावेरी को विधानसभा के कैंटीन का टेंडर मिला हुआ है। इसके अलावा शिकायत में यह भी लिखा हुआ है कि खाना भी पेट भर नहीं दिया जाता है, साथ में मिठाई भी नहीं मिल रही है। जब भी मांगते हैं तो कहा जाता है कि खत्म हो गया है। इसके अलावा निजी सहायकों ने लिखा कि खाने में 25% पैसा उनका भी लगता है, लेकिन कैंटीन में उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम में भी खाना खाने गए तो उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता। रिम्स के डॉक्टरों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। पदोन्नति के साथ फ्री होल्ड जमीन पर भी काम जारी। मंत्री इरफान अंसारी व दीपक बिरुआ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही 11:08 पर शुरू हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स के डॉक्टरों के पदोन्नति के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जीबी की बैठक बुलाकर रिम्स के डॉक्टरों को पदोन्नति दी जाएगी। मंत्री ने माना कि पूर्व में प्रोन्नति में कुछ विसंगतियां हुई हैं, जिसे अब सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मंत्री अंसारी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि रिम्स के डॉक्टरों को प्रोन्नति न मिलने के कारण
पहले दी गई प्रोन्नतियों में गड़बड़ी हुई है। कच्छप ने बताया कि 60 साल की उम्र के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर प्रोन्नति न मिलने के कारण जूनियर हो गए हैं, जबकि नियमित डॉक्टर जिन्हें सीनियर चिकित्सकों ने पढ़ाया है वे भी जूनियर बन गए हैं। इसके अलावा कच्छप ने राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स का डायरेक्टर बनाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि बाहर से आने वाले डायरेक्टर्स अक्सर कार्यकाल पूरा किए बिना ही बीच में चले जाते हैं, जिससे रिम्स की व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। वहीं झारखंड के भूराजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि खास महल की हजारों एकड़ जमीन को फ्री होल्ड किया जाएगा। मंत्री ने सदन को बताया कि इस जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने सवाल उठाया था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। चौरसिया ने कहा कि डाल्टनगंज समेत राज्य के अन्य जिलों में भी लोग खास महल की जमीन पर रहते आए हैं, लेकिन उन्हें इसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण वे अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और जो लोग घर बना चुके हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर रैयतों का 100 वर्षों से कब्जा है, लेकिन जब सरकार सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बताकर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जिससे हजारों लोग परेशान हैं। 10,000 रिश्वत ले रहा था एएसआई एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। एसीबी की टीम ने बोकारो जिले के गांधीनगर थाना के एएसआई यानी सहायक अवर निरीक्षक अजय प्रसाद को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई मारपीट के मामले में आईओ है और वह एक व्यक्ति को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। केस में नाम नहीं डालने के एवज में उसने एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी डीएसपी जितेंद्र कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एसीबी से एएसआई की शिकायत की गई थी। साथ ही गांधीनगर थाना में मारपीट का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता नामजद नहीं है, लेकिन आईओ के द्वारा यह कहा जा रहा था कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो मारपीट के मामले में फंसा देंगे। एएसआई पर दूसरे पक्ष को सहयोग करने का भी आरोप है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले सत्यापन किया और जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम गठित की गई। एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और एएसआई अजय प्रसाद को रंगे हाथ धर दबोचा। बता दें कि एसीबी ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते एएसआई को गिरफ्तार किया है। वहीं एसीबी की इस साल का यह दूसरा ट्रैप है। एसीबी डीएसपी जितेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी घूस की मांग करे तो इसकी शिकायत वह एसीबी से करें। एसीबी मामले में फौरन कार्रवाई करेगी। सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू कौन है? जानिए 27 साल की उम्र में कैसे बन गया था गैंगस्टर। झारखंड पुलिस के नाक में दम करने वाला गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में मारा गया। छत्तीसगढ़ से पुलिस अमन को लेकर रांची आ रही थी। इसी बीच पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र में अमन की गाड़ी पर बम से हमला किया गया। इस दौरान गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई और इस बीच ही अमन साहू भागने की कोशिश करने लगा। फिर हथियार छीनकर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जवान भी घायल हुआ है। इस बीच पुलिस जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और गाड़ी से निकलकर भाग रहे अमन पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें अमन साहू मौके पर ही टपक गया। ऐसे में अब जान लेते हैं कि आखिर अमन साहू कौन था, कैसे झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया और लॉरेंस के साथ क्या कनेक्शन था। अमन साहू के गैंगस्टर बनने के शुरुआत में लेकर चलते हैं। अमन रांची से सटे ठकुरगांव के मतबे का रहने वाला है। गांव के लोग बताते हैं कि अमन एक सीधा साधा लड़का था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन मैट्रिक में जब वह पढ़ता था तब किसी केस में पहली बार जेल गया। जेल में करीब 10 महीने रहने के बाद उसने आगे की पढ़ाई को पूरा किया। अच्छे नंबर से इंटर करने के बाद डिप्लोमा किया। इस दौरान उसने एक मोबाइल दुकान खोला। फिर वहीं उसकी मुलाकात कई अपराधियों से हुई, जिसके बाद से उसका कुनबा बढ़ने लगा। इसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम देना शुरू किया।
धीरे धीरे इसका आतंक पूरे झारखंड में फैला और यह अपने साथ पढ़े लिखे हाईटेक युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता चला गया। अमन साहू को पहली बार पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से किसी तरह भाग गया और फिर दोबारा अमन 3 साल बाद 2022 में पुलिस की गिरफ्त में आया। दरअसल अमन साहू गैंग पिछले 15 सालों से झारखंड के कोयला कारोबारियों के नाक में दम कर रखा है। डॉन अमन साहू ने 17 साल के उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। किसी को नहीं मालूम था कि एक छोटे से गांव का पढ़ने वाला लड़का एक दिन झारखंड का बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। आज अमन साहू अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था। अमन साहू गैंग झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद सहित कई जिलों के कारोबारी और ठेकेदारों के नाक में दम कर रखा था। अमन साहू के नाम पर कोयला कारोबारी समेत अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी की मांग फोन पर की जाती है और फिर पैसे नहीं देने पर खुलेआम गोली मार दी जाती थी। अमन साहू जेल में रहने के बावजूद अपने अपराध के नेटवर्क को चला रहा था। जब 2022 में गिरिडीह जेल में अमन बंद था, तो उसने जेलर प्रमोद कुमार को मारने के लिए जेल में ही बंद 2 बदमाशों को सुपारी दी थी। अमन ने पहले दोनों बदमाशों को बाहर जाने के लिए बेल का इंतजाम कराया। जैसे ही बेल मिली, रणनीति के तहत दोनों युवकों ने जेलर पर गोली चला दी थी। हालांकि इस वारदात में वह बाल बाल बच गए थे। पलामू सेंट्रल जेल में रहते हुए अमन के इशारे पर गैंग के गुर्गों ने जमकर बवाल मचाया है। कई कंपनी पर गोलीबारी की गई, कारोबारियों से रंगदारी वसूली गई। जब पलामू में अमन का आतंक बढ़ रहा था, इसके खिलाफ थाना में मामला दर्ज हुए तो पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू किया। इस पूछताछ में पलामू पुलिस को अमन ने बताया था कि वह शौक से अपराध की दुनिया में आया है। वह एक बड़ा डॉन बनना चाहता है। देश में सबसे अधिक केस इस पर हो, यह चाहता है, जिससे देश और विदेश के लोग इसको जाने। अमन का गैंग अब काफी बड़ा हो चुका है। इस गैंग का लिंक लॉरेंस से भी जुड़ा था। झारखंड में विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए सीएम हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 मार्च को प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रोजेक्ट भवन में हाई लेवल बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी शामिल होंगे। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद यह जानकारी सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री 12 मार्च को होने वाली बैठक में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अपने यहां क्राइम कंट्रोल का निर्देश देंगे। साथ ही कार्यशैली को लेकर भी अहम निर्देश दे सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल की तरह इस कार्यकाल में भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विधि व्यवस्था के मसले पर घिरी हुई है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में अपराध की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। बीते शुक्रवार को रांची के बरियातू रोड में अज्ञात हमलावरों ने कोल ट्रांसपोर्टर बिपिन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का जिम्मा अमन साहू गैंग के खास गुर्गे मयंक सिंह और राहुल ने ली थी। अगले ही दिन हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार को देर रात कांके में फायरिंग की घटना हुई और फिर बरियातू में मंगलवार को एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। इससे पहले खूंटी में 18 नाबालिग लड़कों ने 3 नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर गैंगरे एफ की वारदात को अंजाम दिया। बोकारो में एक व्यक्ति ने अपनी मां और मौसी की ईंट से मारकर हत्या कर दी। अपराध की इन वारदातों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार चौतरफा आलोचना का सामना कर रही है। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर बहस की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और वरीय भाजपा विधायक सीपी सिंह सहित विपक्ष के अन्य नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर क्राइम कंट्रोल के मसले पर फेल होने का आरोप लगाया। सोमवार को डीजीपी ने विधानसभा परिसर में बयान दिया था कि जेल में बंद गैंगस्टर प्रदेश में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बयान की निंदा करते हुए सीपी सिंह ने डीजीपी को बेशर्म तक कह दिया था। सीपी सिंह के इस बयान की सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने खूब आलोचना की। आज तड़के रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू के चैनपुर प्रखंड के पास
रांची पुलिस ने गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का दावा है कि अमन साहू की गैंग ने उनके काफिले पर हमला किया और अपने सरगना को छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान अमन साहू ने एटीएस जवान का राइफल छीनकर भागने की कोशिश की, रोकने पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। झारखंड पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसने गैंगस्टर अमन साहू का कर दिया काम तमाम। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया। गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में तो ढेर हो गया। बता दें, अमन साहू जिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की गोली का शिकार बना, उनका नाम प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके है। कई मिशन की अगुवाई कर चुके प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके अपनी सटीक निशाने की वजह से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हैं। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह जिसने अपनी गोलियों से खूंखार गैंगस्टर को भून डाला। पीके की तेज तर्रारी और सटीक निशानेबाजी के कारण ही अमन साहू को भागने का मौका नहीं मिला। दरअसल डीजीएम की हत्या मामले में अमन साहू का नाम आने के बाद झारखंड पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी। सोमवार को ही अमन सिंह को रायपुर से रांची के लिए लेकर झारखंड पुलिस निकली थी, लेकिन रास्ते में कथित तौर पर अमन साहू ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके ने अमन साहू का एनकाउंटर किया है। पुलिस को आशंका थी कि रास्ते में कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए पीके को यह जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि अमन साहू पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पीके ने उसे मार गिराया। पीके एटीएस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके झारखंड पुलिस के जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पहले भी कई दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है। 2022 में धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश हुई थी। तब पीके ने अकेले ही अपराधियों का एनकाउंटर किया था। इस घटना में सभी अपराधी मारे गए थे। यह मुठभेड़ काफी चर्चित हुई थी। पीके पहले पलामू में भी तैनात रहे हैं। वे 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। चैनपुर में थाना प्रभारी भी रहे। प्रमोशन के बाद अब वे एटीएस में डीएसपी हैं। थाना प्रभारी रहते हुए भी उन्होंने कई लुटेरों का एनकाउंटर किया था। जिस जगह अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, पलामू में अपनी तैनाती के दौरान पीके ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। प्रदीप यादव का सवाल बना, हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुश्किल, शिक्षा पर उठाए गए सवाल ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। जाने मामला। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में विभिन्न विभागों के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा लौटाने और पीएचईडी विभाग में 21 करोड़ रुपए के गबन के आरोपियों पर एफआईआर करने और अडानी पावर प्लांट में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर जमीन का अधिग्रहण करने और स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाने के बाद अब प्रदीप यादव ने सदन में झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग उठाई है। प्रदीप यादव का कहना है कि ये शिक्षक क्वालिफाइड हैं, नीट क्वालिफाई किया है, पीएचडी होल्डर हैं, पिछले 8 से 10 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों में पठन पाठन में अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनको स्थायी किया जाना चाहिए। इससे इन शिक्षकों को न केवल आर्थिक रूप से स्थायित्व मिलेगा, बल्कि सरकार को भी इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। मंगलवार को प्रदीप यादव ने यह मांग उठाई। सोमवार को पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड के यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की भारी कमी है। सरकार ने अतीत में विश्वविद्यालयों में तात्कालिक जरूरत के हिसाब से 700 घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली की थी। उस नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम मानकों का पालन किया गया था। इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने पिछले 8 से 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। इन 700 शिक्षकों में 90% लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी होल्डर हैं। ये लोग जेपीएसएससी द्वारा परिभाषित तमाम अर्हताएं पूरी करते हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि इन शिक्षकों को स्थायी किया जाए। प्रदीप यादव ने कहा कि हमने सुना है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम अहर्ताएं पूरी करने के बाद भी इन 700 शिक्षकों का स्थायीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। जवाब में मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है। तब तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। अन्य विभागों में भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अनुबंध कर्मियों की नियुक्तियां की गई। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि सरकार का मानना है कि स्थायी नियुक्तियों के लिए नागरिकों को स्वस्थ प्रतियोगिता का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हमने उन 700 घंटी आधारित शिक्षकों को सीधी नियुक्ति दी, यह स्वस्थ प्रतियोगिता के मानकों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदीप यादव की चिंता से सहमत होते हुए नियुक्ति में इन घंटी आधारित शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों ने जो सेवा दी है उसका सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि समायोजन स्वस्थ प्रतियोगिता की परंपरा में घातक साबित होगा। साथ ही मंत्री सुदिव्य सोनू ने यह भी जानकारी दी है कि विभाग ने 2416 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए जेपीएसएससी को अधियाचना भेज दी है। प्रदीप यादव ने कहा कि विभाग द्वारा जेपीएसएससी को भेजी गई अधियाचना में कहीं भी इन घंटी आधारित शिक्षकों को प्राथमिकता देने का जिक्र नहीं किया गया है। यदि ऐसा बाद में किया जाता है तो इस आधार पर विवाद होगा कि विज्ञापन जारी करते समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कोई अभ्यर्थी कोर्ट जा सकता है। प्रदीप यादव ने कहा कि जब ये शिक्षक सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं तो समायोजन में समस्या कहां है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 राज्यों के उदाहरण हैं जहां घंटी आधारित शिक्षकों का समायोजन किया गया है। प्रदीप यादव ने दावा किया कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में घंटी आधारित अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी किया गया है। सुदिव्य सोनू ने प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर विधायक जी की चिंता से सहमत हूं, लेकिन नीतिगत फैसलों में व्यक्तिगत राय या समझ मायने नहीं रखती। हम स्वस्थ प्रतियोगिता के पक्ष में हैं। अधियाचना में हम जेपीएसएससी को प्राथमिकता दिए जाने की शर्तों से अवगत कराएंगे। इन 700 शिक्षकों को उनके सेवाकाल, अनुभव और अहर्ता के आधार पर छूट दी जाएगी। सुदिव्य सोनू ने यह भी आश्वासन दिया कि इन शिक्षकों को उम्र संबंधी छूट भी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीधी नियुक्ति करने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वस्थ प्रतियोगिता से गुणवत्तापूर्ण प्रतिभागी मिलते हैं। जवाब में प्रदीप यादव ने कहा कि इसका मतलब सरकार ने बगैर गुणवत्ता परखे ही इन 700 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली थी। क्या मंत्री यह कहना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली? प्रदीप यादव ने कहा कि यह समस्या 75% तक सुलझा हुआ है। सरकार यदि 25% और आगे बढ़े तो मामला पूरा सुलझ जाएगा। प्रदीप यादव ने कहा कि इन शिक्षकों के समायोजन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये लोग सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं। गौरतलब है कि झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। प्रदेश के 2 पूर्व राज्यपालों द्रौपदी मुर्मू और रमेश बैस ने तो यह तक कहा था कि बिना शिक्षकों के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा है। 12 जून 2023 को दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 13 में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 48 छात्रों पर एक शिक्षक थे, लेकिन 2018 से 19 में 73 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक ही रह गए। अब अनुमान है कि झारखंड में प्रति 100 छात्रों पर केवल एक शिक्षक हैं। हाल ही में हिंदी दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रांची यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाले 4 कॉलेजों में नामांकित 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। आंकड़ों और तथ्यों को देखकर समझा जा सकता है कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार से कितना जरूरी और गंभीर सवाल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे पर कितना सकारात्मक कदम उठाती है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।